कैपेसिटर से संबंधित एक सवाल है। इसमें हमें कई कैपेसिटर दिए हुए हैं और सबका नेट कैपेसिटेंस मिला के हमें बताना है कि कितना होगा। अर्थात कई संधारित्र दिए हैं और उन संधारित्र का तुल्य धारिता इस केस में कितना होगा उसको हमें ज्ञात करना है। इसमें जो संधारित्र दिए हुए हैं वो चतुर्भुज की भुजाओं पर लगे हुए हैं और एक विकर्ण पे लगा हुआ है, यानी ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, रोम्बस है और इसके सभी भुजाओं पर कैपेसिटर लगे हुए हैं। ए बी पर C1 कैपेसिटर है, BC पर C2 है, CD पर C1 है और AD पर C2 है और यहाँ एक विकर्ण B और DD विकर्ण है, उस पर C3 कैपेसिटर है। हमें ये जो A और C है इस विकर्ण के अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस क्या होगा सभी कैपेसिटर का मिला के वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज जैसा है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज में व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस और अनबैलेंस होता है। व्हिटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन है कि इस भुजा में और इस भुजा में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनका रेशियो इस भुजा और इस भुजा में लगे रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है तो बैलेंस माना जाता है। फिर इसको छोड़ देते हैं, चाहे कैपेसिटर हो चाहे रेजिस्टेंस हो। यहाँ पर जो कैपेसिटर है यहाँ उसकी कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ C2 है, लेकिन यहाँ C2 और C1 है तो यहाँ C1/C2 हो जाएगा और यहाँ C2/C1 हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो इसका रेशियो इसके बराबर नहीं है, इसलिए ये बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज नहीं है। इसलिए जो डायगोनल में लगा हुआ है कैपेसिटर इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेज में हम जो किरचॉफ का वोल्टा का नियम है, किरचॉफ का जो लूप का नियम है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो A और C के बीच जो नेट कैपेसिटेंस होगा उसको कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम देखते हैं। अगर आपको इसमें आपके कुछ काम लायक हो तो इसको लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। तो देखिए कैसे इसको हम प्रोसीड करते हैं। हम मान लेते हैं A और C के बीच में एक सेल लगा दिया। जैसे मान लो ये A है तो यहां से एक सेल हमने लगा दिया, एक सेल यहां लगा दिया। जब सेल लगाएंगे तो ये सेल जो है इसको चार्ज करेगा। अब हम ये मान रहे हैं कि मान लीजिए एक टोटल जो कैपेसिटेंस है इसका C है, इस तरह से कि मान लीजिए ये C है, A और C के बीच में ये C है और यहां पर ये सेल हमने लगा दिया। जो सेल ये लगाई वही सेल हमने लगाया। तो इस सेल की वजह से मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस V हुआ तो ये सेल इसको चार्ज करेगा तो मान लीजिए इस पर चार्ज Q आ गया। तो जो कंडेंसर की ये संधारित्र की धारिता होगी C नेट वो बराबर होगा Q और डिवाइडेड बाई V, ये हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जो यहां पर है वही हमने सेल लगाया और वही चार्ज इस पर गया सब पे, तो ये इसका टोटल C Q/V हो जाएगा। यहां से Q चार्ज चला, इधर प्लस साइड जुड़ा है इधर माइनस साइड जुड़ा है। तो जब प्लस साइड इधर जाएगा इधर से आवेश जाएगा तो यहां पर इस कंडेंस कैपेसिटर को और इस कैपेसिटर पर दोनों पर चार्ज आएगा। हम मान ले रहे हैं कि इस कैपेसिटर पे चार्ज Q1 आ रहा है, C1 पर Q1 चार्ज आ रहा है और इस पर चार्ज C2 पर Q2 आ रहा है। हम ये जानते हैं कि इधर प्लस साइड वाला है तो इधर प्लस आएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है और यहां हमने किसी सेल से इसको जोड़ दिया। जब हम इसको सेल से जोड़ते हैं तो यहां पर प्लस चार्ज आता है, इस प्लेट पर दोनों प्लस आएगा दोनों साइड में। अब ये प्लस आया तो ये प्लस इधर वाली दूसरी प्लेट पर माइनस कर देता है चार्ज, फिर यहां बाहर वाली प्लेट पर प्लस कर देता है। तो अगर ये बाहर वाली प्लेट ग्राउंड है, यहां ग्राउंड अगर किया हूं तो ये भी प्लस खत्म हो जाता है, केवल यहां माइनस बचता है, यहां अंदर प्लस। तो किसी कैपेसिटर में जब हम चार्ज सेल लगाते हैं वो चार्ज होता है तो उसकी प्लेटों के अंदर हम चार्ज दिखाते हैं। तो अब यहां से चार्ज Q चला तो यहां Q1 पहुंचा, यहां Q2, तो यहां पर प्लस Q1 हो जाएगा अंदर की तरफ, यहां पर प्लस Q1 हो गया, ये Q1 चार्ज इधर। लेकिन इसके सामने वाले पर यहां माइनस चार्ज हो जाएगा, उतने हम जानते हैं माइनस पर। फिर इसके बाहर वाले पर यहां प्लस आ जाएगा Q1, जितना चार्ज इधर था। ये प्लस Q1 इधर से जुड़ा है तो C3 पर ये प्लस Q1 चार्ज आ जाएगा।
जैसे श्रेणी में अगर हमने इस कंडेंसर को जोड़ा है इस तरह से, अगर आपको याद होगा तो अगर इस पर प्लस चार्ज आया, यहां अंदर भी प्लस आ जाएगा, यहां माइनस चार्ज हो जाएगा, यहां पर प्लस आएगा, ये यहां से जुड़ा है तो यहां पर प्लस आ गया वो, फिर जब यहां पर ये प्लस आ गया तो यहां पर ये माइनस आ जाता है, फिर यहां पर प्लस आएगा तो आगे चला गया, फिर अगर ये ग्राउंड है तो ये प्लस वाला अगर ग्राउंड हुआ तो सबका इधर बाहर का ये प्लस खत्म हो जाता है। इस तरह से केवल अंदर चार्ज होता है, तो जितना चार्ज यहां पर प्लस होगा उतना ही यहां पर इधर आ गया प्लस। तो इस तरह से हम यहां पर प्लस चार्ज, इसको ये प्लस से जुड़ा है, इधर Q1 आया तो यहां प्लस Q1 हो गया। अब यहां इस प्लेट के अंदर बाहर प्लस Q1 हुआ तो यहां अंदर माइनस Q1 हुआ, यहां बाहर प्लस Q1 हुआ, ये प्लस Q1 इधर आ गया। इस साइड में देखिए, यहां पर Q2 चार्ज हुआ, यहां प्लस माइनस तो यहां प्लस Q2 हो गया, फिर इसके सामने दूसरे वाले पे यहां माइनस हो गया Q2। ध्यान दीजिए, ये प्लस वाला यहां से आके तो यहां प्लस Q2 हो गया सी थ्रू के इस साइड में, ये चार्ज हुआ। अब इधर से चले देखें, इधर से चलेगा माइनस Q चार्ज, इधर प्लस Q हमने कहा तो इधर मान लीजिए माइनस Q, माइनस जुड़ा है तो माइनस Q चार्ज हुआ। ये माइनस Q यहां 1 पर Q1 होगा माइनस Q1, तो यहां माइनस Q1 हो गया, अंदर भी माइनस Q1, तो यहां प्लस Q1 होगा, यहां बाहर फिर माइनस Q1 होगा, ये माइनस Q1 यहां जाएगा तो यहां प्लस Q2 है तो माइनस Q1, यानी Q2 माइनस Q1 C3 पर यहां नीचे आ गया। इस साइड में देखिए, यहां हमने कहा C2 पर Q2 चार्ज है तो यहां माइनस Q2 चार्ज हो गया, माइनस Q2 चार्ज, फिर यहां अंदर भी माइनस है तो यहां प्लस Q2 हो गया, फिर यहां बाहर माइनस Q2 हुआ तो ये इधर आके माइनस Q2 इसको चार्ज कर दिया। तो C3 पर ऊपर Q1 माइनस Q2, नीचे Q2 माइनस Q1, दोनों बराबर हैं लेकिन जो चार्ज का नेचर है वो अलग है। यहां माइनस है तो यहां प्लस है तो माइनस, अगर Q1 Q2 से अधिक है तो ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। तो इस तरह से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जो नेट धारिता C होगी वो C बराबर Q बटे V, तो इसको इस तरह लिखेंगे, C बराबर Q की जगह Q1 और प्लस Q2 के बराबर है, और ये V किसके बराबर है? हमने कहा ये जब सेल लगाया तो ये सेल यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, ये सेल जुड़ा है इन दोनों से, यहां से इधर और यहां से इधर, इन दोनों से, लेकिन यहां बीच से नहीं जुड़ा है। बीच से नहीं जुड़ा है, इसका अर्थ हुआ कि यहां पर कोई अगर चार्ज नहीं है तो आप जानते हो चार्ज टोटल बराबर C इंटू V होता है। अगर कोई चार्ज किसी कंडेंसर पर नहीं है तो ये 0 के बराबर होगा, और हम कह रहे हैं इसकी संधारित्र की धारिता ये C3 है तो C3 इंटू V बराबर 0 होगा। इसका अर्थ हुआ कि ये V 0 के बराबर है तभी गुणनफल 0 के बराबर हुआ। इसका मतलब यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं आया, जो पोटेंशियल होगा यहां होगा, यहां होगा, या यहां होगा, यहां होगा, इस तरह से। अब ये एक तरह से पहले समझेंगे तो ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल बराबर ये नेट पोटेंशियल, या इधर से देखेंगे तो इस पर पोटेंशियल प्लस इस पर पोटेंशियल बराबर नेट पोटेंशियल। तो चाहे ऊपर से लीजिए चाहे नीचे से लीजिए, यहां पर C1 पर कहेंगे कि इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस V1, इस प्लेट का V2, तो ये V बराबर हो जाएगा आपका V1 और प्लस V2 के बराबर हो गया। ये इस तरह से ये जो नेट Q हुआ हमारा इस तरह से हो गया, नेट C बराबर Q1 प्लस Q2 बटे V1 प्लस V2। अब इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। हम इस Q1 और Q2 को, इसका मान हमें मालूम नहीं है, ना तो V1 और V2 मालूम है क्योंकि हमने सेल अपने से एज्यूम कर लिया, अपने से लगाया। तो इन Q1 Q2 और V1 V2 को हम C1 C2 C3 के रूप में रिप्रेजेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे उसको हमें देखना है। हम जानते हैं ये Q1 प्लस Q2 है तो V1 आप जानते हो V बराबर होता है Q बटे C। तो यहां पर अगर V1 है तो V1 बराबर Q1 बटे C1 हो जाएगा। तो यहां V1 की जगह Q1 बटे C1 कर देंगे, V2 की जगह Q2 बटे C2 कर देंगे। तो ये फार्मूला आपका बन के इतना हो जाएगा, C बराबर यहां लिख लेंगे Q1 और प्लस Q2, और यहां नीचे लिख लेंगे V1 की जगह Q1 बटे C1
और प्लस V2 की जगह Q2/C2 ये लिख लेंगे। अब हमें Q1 Q2 नहीं मालूम है, V तो हटा दिया, लेकिन Q1 Q2 नहीं मालूम है, तो Q1 Q2 को हम किरचॉफ के नियम की सहायता से निकालेंगे। लेकिन Q1 Q2 को नहीं निकाल पाएंगे, हम Q1 और Q2 का रेशियो निकालते हैं किरचॉफ के नियम की सहायता से। तो यहाँ हम Q1 और Q2 के रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में इसको लिखेंगे। तो अगर इस समीकरण में ऊपर और नीचे अगर Q2 से हम डिवाइड कर दें, यानी इसमें Q2 से ऊपर व नीचे भाग देने पर हमने क्या किया, ऊपर और नीचे Q2 से डिवाइड कर दिया, तो C बराबर आपको मिलेगा। यहां Q2 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा Q1/Q2, यहां Q2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, तो +1 नीचे, यहां Q2 से डिवाइड करेंगे तो Q1/Q2 और 1/C1 है, ये लिख दिया, प्लस यहां Q2 से डिवाइड करेंगे, Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/C2 ये आ गया आपका C का मान। तो अगर ये हमें Q1/Q2 मालूम हो जाए तो हम इसकी सहायता से C का मान, इस समीकरण की सहायता से C का मान निकाल सकते हैं। तो Q1/Q2 हम किरचॉफ के नियम से निकालेंगे। अब किरचॉफ का जो नियम होता है वो आपको मालूम है, लूप का जो किरचॉफ का वोल्टा का नियम है, लूप का या नियम जिसको कहते हो, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कहते हैं कि समेशन E, यानी जितनी सेलें लगी हैं उन सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का जोड़, सभी सेलों के ईएमएफ का जो सम होता है वो बराबर होता है उस लूप में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जितने रेजिस्टेंस लगे हैं उसके क्रॉस, उसके योग के बराबर होता है। यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ज्यों ही कंडेंसर चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर धारा का बहना रुक जाएगा, तो ये समेशन E ये IR के बराबर न होकर 0 के बराबर हो जाएगा। तो समेशन E 0 के बराबर करेंगे। यहां सेल तो नहीं है, यहां हमारे पास कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर ये C1 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, अगर ये C3 है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये C2 है तो इसके अक्रॉस भी होगा। तो जिस लूप में लेंगे उस लूप में जितने कैपेसिटर हैं सभी कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है सबका सम करेंगे और सबको 0 के बराबर करेंगे। तो यही हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कोई भी लूप ले लेंगे, चाहे ABCDA लें या चाहे BCDB लें, किसी भी लूप में हम किरचॉफ के दूसरे नियम को लगाएंगे। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम हम लगाते हैं उसके लिए जो रूल है, सेल के अगर हम प्लस से माइनस की तरफ चलते हैं तो ईएमएफ को हम माइनस लेते हैं, और माइनस से प्लस की तरफ चलते हैं तो ईएमएफ को प्लस लेते हैं। यहां पर कैपेसिटर में भी यही करेंगे। कैपेसिटर के प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ चलेंगे तो माइनस ले लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, और माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस ले लेंगे। तो इसके लिए हम चलना पहले किधर से चलेंगे और कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, उसको हम अपने से मान लेते हैं। तो हम यहां पर लूप ABDA, लूप ABDA में किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाने पर हम वोल्टता वाला नियम जो है किरचॉफ का लगाते हैं। तो किरचॉफ का जब वोल्टता नियम लगाएंगे तो हम उसके लिए डायरेक्शन चूज करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है कि क्लॉकवाइज चलना है। हम यहां मान ले रहे हैं कि हम किसी भी डायरेक्शन में जैसे एंटी क्लॉकवाइज न चल के क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अर्थात हम यहाँ A से शुरू कर रहे हैं, इस तरह होके हम इस तरह चल रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में इस तरह से A से शुरू किया तो यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है C1, यहाँ C3 लगा हुआ है। C3 पर जो चार्ज है यहाँ ऊपर वाली प्लेट पर Q1 - Q2 है और नीचे यहाँ प्लेट पर Q2 - Q1 इस तरह से है, और यहाँ देख रहे हैं Q2 है। तो हम जब किरचॉफ का नियम लगाएंगे
तो हम कहेंगे इस पर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इस पर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इस पर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0, जो समेशन ई बराबर समेशन आई आ रहा है। तो अब इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस पर चार्ज Q1 है और कैपेसिटर की जो धारिता है, कैपेसिटेंस है वो C1 है, तो Q1 बटे C1 हो जाएगा। तो यहां से जब शुरू किए इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम कहेंगे Q1 बटे C1, Q1 बटे C1। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, इसके लिए नियम है, सेल के प्लस से माइनस की तरफ चलते हैं तो माइनस लेते हैं। यहां पर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के प्लस से माइनस चलेंगे तो माइनस लेंगे और माइनस से प्लस चलेंगे तो प्लस लेंगे। यहां पर ध्यान से देखिए किधर चले, हम इधर चल रहे हैं, यहां पर प्लस चार्ज है, यहां माइनस, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं इसलिए ये माइनस हो गया, तो ये माइनस हो गया हमारा Q1 बटे C1। अब यहां पर पहुंचे, इस तरह से घूम के क्लॉकवाइज इस तरह आ रहे हैं, तो यहां से अब C3 पे आ गए। C3 पे जो चार्ज है Q1 माइनस Q2 है और यहाँ नीचे Q2 माइनस Q1 है। तो अब हम जानेंगे कौन सा माइनस है। तो अगर मान लीजिए Q1 Q2 से ग्रेटर है, Q1 ग्रेटर देन Q2, हालांकि सवाल में आपको पता चल जाएगा, चाहे इधर से करिए चाहे उधर से एक ही आएगा, चाहे इसको प्लस मानेंगे चाहे उसको एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान ले रहे हैं कि Q1 Q2 से अधिक है तो ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे माइनस, तो इस पर नेट चार्ज Q1 माइनस Q2 है, यहां प्लस है ये माइनस हो गया, दोनों चार्ज बराबर है, तो प्लस से माइनस की तरफ आएंगे तो चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस पर हो जाएगा। अब प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं तो ये भी माइनस हो गया, तो लिखेंगे चार्ज इस पर Q1 माइनस Q2 है और जो संधारित्र की धारिता है वो C3 है, तो ये हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब लूप में ये तीसरा कंडेंसर C2 है, C2 पर ध्यान से देखिए इस तरह चल रहे हैं, तो यहां माइनस है इधर प्लस, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो जब माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो जो धारिता होगी सॉरी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्लस लेंगे यहां पर, तो हम लिखेंगे Q2 बटे C2 प्लस के साथ, प्लस Q2 और बटे C2 और टोटल बराबर कोई धारा नहीं तो 0, ये हो गया। अब इसकी सहायता से हम Q1 बटे Q2 निकालेंगे और ये अगर ध्यान से आप देखें तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये माइनस Q1 बटे C1 है तो इसके लिख दिया हमने Q1 और बटे C1, ये यहां पर माइनस इसको ओपन किया तो माइनस Q1 बटे C3 हो गया, माइनस Q1 बटे C3, ये माइनस और ये माइनस ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस Q2 बटे C3 प्लस Q2 बटे C3 और ये है Q2 बटे C2 प्लस Q2 बटे C2 बराबर 0 के, ये आपको मिल जाएगा। इसको ओपन किया, ये माइनस है तो माइनस Q1 बटे C3, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, प्लस Q2 बटे C3 और प्लस Q2 बटे C2 बराबर 0 के। अब हम Q1 एक तरफ कर लेंगे और Q2 एक तरफ। मान लीजिए इस Q1 को एक तरफ किया तो ये Q1 कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, 1 बटे C1 और प्लस 1 बटे C3, ये बचेगा बराबर इधर Q2 कॉमन लिया, आप कहेंगे माइनस क्या हुआ, हमने इसको इधर कर दिया तो प्लस हो गया, यहां हमने Q2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 बटे C3 और प्लस 1 बटे C2, इसके बराबर हो गया। माइनस खत्म कैसे होगा, इस टोटल को उठा के इधर कर दिया तो प्लस हो गया, Q1 कॉमन ले लिया और ये इधर छोड़ा तो इस तरह से यहाँ Q2 कॉमन ले लिया। अब इसकी सहायता से हम चाहें तो Q1 बटे Q2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये C1 प्लस C3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई C1 इंटू C3 हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ये इसका मल्टीप्लाई किया बराबर। उसी तरह से इधर हल करेंगे, ये Q2 हो गया, यहां C2 प्लस C3 हो गया और डिवाइडेड बाई C2 इंटू C3 हो गया, ये हो गया। यहां भी C3 यहां भी C3, ये कैंसल हो गया। Q1 बटे Q2 निकाल लिया, Q1 बटे Q2 क्योंकि वो यहां पर हमें चाहिए, तो Q1 बटे Q2 निकाला तो यहां पे ध्यान दीजिए ये Q2 इधर आया, ये इधर जाएगा तो ऊपर है C2 प्लस C3 और ये जाके मल्टीप्लाई हो गया C1
और नीचे क्या है, ये आ गया नीचे, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C3 और मल्टीप्लाई हो गया C2 का। कैसे हुआ, Q1 बटे Q2 इधर लाया तो ये इतना इधर चला गया, तो नीचे वाला ऊपर हो गया, ये हो गया C2 प्लस C3 C1, ये इधर आ गया तो C2 इंटू C1 प्लस C3 ये हो गया। यही Q1 बटे Q2 का मान यहां रख देंगे तो नेट C आ जाएगा। तो मान रखिए, तो C बराबर Q1 बटे Q2 इतना रखेंगे तो आ जाएगा C2 और प्लस C3 डिवाइडेड बाई C1 और प्लस C3, ऊपर यहां C1 है और नीचे यहां C2 है, इस तरह से ये हुआ Q1 बटे Q2 का मान। फिर प्लस वन लिख दिया, फिर नीचे यहां Q1 बटे Q2 का मान ये रखेंगे तो मिलेगा आपको C2 प्लस C3 और इंटू C1 और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C3 और इंटू C2, और यहां पर 1/C1 है, 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C2 कर दिया। अब इसको आप हल करेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो आपको मिलेगा C बराबर, अगर ध्यान से देखिए तो C1 C2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा C1 C3 इंटू C2, यानी ये मिलेगा आपको, हम मल्टीप्लाई कर देंगे C1 C2 इतने का मल्टीप्लाई यहां किया तो C1 और C2 प्लस C3 इसका मल्टीप्लाई किया C3 और C2, ये टोटल यहां चला गया, डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा, और ये पहले से है प्लस C2 C1 प्लस C3 C1 और डिवाइडेड बाई इतना। ये अगर समझ में नहीं आया तो कैसे किया हमने, ध्यान से देखिए, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये 1 है, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ 1/1 है, इसको इसमें तभी जोड़ेंगे जब ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ भी डिनोमिनेटर वही हो, यानी हर दोनों का बराबर हो, तो हर बराबर करने के लिए इतने का ऊपर नीचे गुणा करेंगे फिर जुड़ जाएगा। तो ये तो यही रहा, तो इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 और प्लस ये हो जाएगा C1 C3, अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपको मिल गया C1 C2 और प्लस C2 C3 और डिवाइडेड बाई इतना, और ये है क्या C2 और ब्रैकेट में C1 प्लस C3, ये हुआ, ऊपर वाला इतना हो गया, नीचे वाला ध्यान से देखिए ये C2 है, यहां से ये C1 से कट गया, यहां C2 यहां भी है, यहां भी C2 है, लेकिन C2 के अलावा यहां हर में C1 प्लस C3 है डिनोमिनेटर, इसका मतलब 1/C1 प्लस C3 का यहां ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तब ये दोनों का हर बराबर हो जाएगा। तो जब C1 प्लस C3 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको लिख लेंगे, यहां ये बचा क्या है, यहां है C2 और प्लस C3 ये है, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो यहां भी C1 और प्लस C3 आ गया, और नीचे क्या बचा, नीचे ध्यान से देखिए ये C2 है, C2 में C1 प्लस C3 का हो जाएगा तो C2 और C1 प्लस C3 हो जाएगा। तो यहां भी जो यहां नीचे वही यहां नीचे, तो ये इससे कट जाएगा, तो जो नेट संधारित्र की धारिता आएगी आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा C1 C2 यहां है, यहां भी C1 C2, तो 2C1 C2 हो गया प्लस C1 C3 हो गया ये, प्लस C2 और C3 हो गया, ये हो गया, डिवाइडेड बाई C3 यहाँ है, C3 यहाँ है, 2C3 हो गया, C1 C2 है, तो C1 प्लस C2 प्लस 2C3 ये रहा। तो ये नेट कैपेसिटेंस होगा A और C के एकरास। अगर C1 C2 और C3 की वैल्यू दिया हो तो भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इससे हमने जाना कि कैसे कैपेसिटर लगाया तो उसमें किरचॉफ के नियम को लगाते हैं, और अगर ये आपका ये डायगोनल के क्रॉस बी और डी के क्रॉस निकालना हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बी और डी के क्रॉस निकालेंगे तो ये सीरीज में हो जाएगा, ये भी सीरीज में जाएगा, सभी मिलके पैरेलल हो जाएंगे, तो ये तो आसान है।
तो अगर आपको इससे कुछ हासिल हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।